Namaskar everyone. Now in the continuation of third unit of macroeconomics और उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 7 जो था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो हमने स्टार्ट कर दिया। उस पर ऑलरेडी हमने एग्रीगेट डिमांड पे इंट्रोडक्शन पे हमने वीडियो बना दिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई और उससे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई में, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है बच्चे जो एग्रीगेट सप्लाई में हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एग्रीगेट सप्लाई। अब सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कंपोनेंट। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो क्या होती है बेसिकली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, एग्रीगेट जो सप्लाई है वो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू NNP एट FC इक्वल्स टू वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई, जैसे हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या था, एक्सपेंडिचर मेथड, वैसे ही अब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम मेथड। तो ये हमारा इनकम मेथड है कि नेशनल इनकम वेज रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट तो सम टोटल फैक्टर इनकम। अब इसमें थोड़ा सा केन्स ने क्या क्या मॉडिफाई कर दिया कि जो नेशनल इनकम है उन्होंने बेसिकली इसको क्या कंसिडर कर लिया, PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और जिसका मतलब होता है कि या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। तो अब हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू PDI इक्वल्स टू C+। मतलब केन्स के अकॉर्डिंग केन्स ने क्या कहा कि जो नेशनल इनकम होती है वो उसकी बजाय अगर एक्चुअल इनकम हम लें किसी पर्सन की और कंट्री एज ए होल, तो वो हमारी क्या होती है, या तो NNDI नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंट्री एज ए होल, और या फिर पर्टिकुलर पर्सन लेवल पे हम लें तो वो क्या हो जाएगी, PDI। मतलब एक्चुअल इनकम जो होती है उसको आइदर या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर उसको सेव करते हैं, चाहे वो कंट्री एज ए होल हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। तो इस तरीके से उन्होंने इसको क्या मान दिया कि नेशनल इनकम के बजाय उसको PDI कंसिडर करके C+S कंसिडर कर लिया। तो फाइनली आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू ये क्या हो गया, Y इक्वल्स टू C+S। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो फाइनली एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या हो गया, C+S। तो ये इसके कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। अब ये तो हो गया डेरिवेशन। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया बच्चे, डेरिवेशन हमने कर लिया एग्रीगेट सप्लाई का। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो हमने देख लिया कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम मेथड। तो हम दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, एक मॉनेटरी टर्म में और एक फिजिकल टर्म में। तो मॉनेटरी टर्म में अगर हम बात बोलें तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ड्यूरिंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये तो हो गया हमारा नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम इसको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक पूरी इकोनॉमी में जितना भी हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो भी प्रोड्यूसर फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी प्रोड्यूसर क्या करता है, प्लान करता है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसका जो टोटल होता है वही क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो ये दो डेफिनेशन इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एंड सप्लाई, डिजायर्ड, ये भी हमने डिमांड में भी डिस्कस कर लिया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। शॉर्ट टर्म अप्रोच में हम जो बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट सप्लाई के अदर नेम होते हैं और इनको हम आगे अभी डिटेल में सेपरेट लास्ट हमने डिस्कस भी पूरा डिटेल में करेंगे कि एक्स एंड डिजायर्ड और प्लान्ड ये तीनों चीज़ सेम होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंज्यूमर, जो जैसे ये प्रोड्यूसर है, सप्लाई की बात करें तो प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो प्लान करके जो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसी को हम एक्स एंड एक्स सेविंग और एक्स एंड एक्स डिजायर और एक्स प्लांट आउटपुट बोलते हैं ना। अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या आ गई, इट रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये डेफिनेशन हो गई एक तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मॉनेटरी टर्म में अगर हम बात करें तो AS इज द सम मनी ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम ये बोल सकते हैं या सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम बोल देंगे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ लिखा हुआ है AS इक्वल टू नेशनल इनकम, और इसका पूरा ये कंपोनेंट का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके कंपोनेंट का डेरिवेशन आपको कैसे करना है। तो देखिए कंपोनेंट का डेरिवेशन देख लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू NP और ये फैक्टर इनकम
और इसके बाद में एज वी नो द इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव, हेंस द केन्स ने क्या किया, रिगार्डेड ओनली टू मेन कंपोनेंट्स दैट इज कंजम्पशन और सेविंग। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया C प्लस एस। और देखो यहाँ Y इज रेफर टू द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI, जिसका मतलब होता है कि द हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेविंग्स, ये हमने ले लिया। देन उसके बाद में स्केड्यूल। अब हम इसका स्केड्यूल और डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो देखिए बच्चे आगे चलते हैं हम। स्केड्यूल के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि इसका जो स्केड्यूल बनाना है वो पूरी यूनिट के अंदर तीनों चैप्टर में हमारा स्केड्यूल की टेंशन खत्म, क्योंकि वो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का जो वीडियो है मैंने सेपरेट बनाया, उसमें बता दिया कि स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, ये बनाना सिखा दिया। तो वही स्केड्यूल हम यूज़ करेंगे जो हमने एग्रीगेट डिमांड में किया था। तो देखिए हमने क्या यूज़ किया था, वो हम देख लेते हैं। सेम स्केड्यूल हमने यहाँ लिया था Y और यहाँ लिया था C। अब Y में हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 40-40 का डिफरेंस दिया था, 40, 80, फिर 120, 160 और 200। नाउ ये 20, फिर हम लेंगे 30-30 का डिफरेंस, तो क्या हो गया 50, देन फिर 80, देन 110, फिर आ गया 140 और 170। ये स्केड्यूल मैंने बनाना सिखाया है, इसका सारा डिटेल में मैंने डिस्कस एग्रीगेट डिमांड की वीडियो में किया है कि ये स्केड्यूल हम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें जो हमने लॉजिक डिस्कस किया था वो आप सेपरेट वहाँ देखिए, बट फिर मैं बताता हूँ कि इसमें बेसिकली पैटर्न फॉलो होता है कि पहले इक्वल होता है, फिर ग्रेटर देन होता है और लेस देन। तो ये इसी को हम साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं और इसके थ्रू हमने स्केड्यूल बनाना सीखा था। ये एग्रीगेट डिमांड की वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो एक ही स्केड्यूल जो हमने एग्रीगेट डिमांड में लिया, उसी से हम सारे चैप्टर जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और तीनों चैप्टर में वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर ये आपको समझ में आ गया बनाना, तो फिर उसके बाद में अब आपको क्या निकालना है, सेविंग। या अब सेविंग देखिए यहाँ ये इक्वेशन आपके सामने है कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, Y इक्वल्स टू C प्लस एस बोल सकते हैं। तो अब हमें सेविंग निकालना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Y माइनस C। तो ये हमारे को अब आप सेविंग निकालेंगे, तो अब हम डिफरेंस करेंगे तो आ गया -20, यह आ गया -10, 0, 10, 20 और 30। इस तरीके से हमारा स्केड्यूल बन गया। तो जो एग्रीगेट डिमांड में स्केड्यूल था उसी से हमने एग्रीगेट सप्लाई में बस सेविंग निकाल के हमने बना लिया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए बच्चे डायग्राम, नाउ डायग्राम के लिए हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम लेंगे इनकम एक्स एक्सिस पे और यहाँ क्या लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब इनकम के इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट में, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये क्या हो गया, 40, 80, 120, 160 और 200। इधर भी हम सेम इसके ले लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या आ जाएगा, 40, 80, 120, 160 और 200। तो अब बच्चे यहाँ अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई निकालना है तो आप कैसे निकाल दोगे, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 40, 80, 120, 160 और 200। क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये सारा ऐड करके हमने एग्रीगेट सप्लाई निकाल दिया और आपने देखा ये दोनों सेम आ गए, सप्लाई और ये, तो हमने सेम इसके ले लिया। अब हम इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। तो देखिए प्लॉटिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 0, तो 0 पे 0, फिर 42, 40, देन उसके बाद में 82, 80, फिर क्या है 122, 120, देन 162, 160, देन उसके बाद में 200 to 200। ये हम निकालेंगे और इस लाइन को हम जॉइंट कर देंगे फ्री हैंड मेथड से। तो देखो ये हमारी लाइन बन गई एग्रीगेट सप्लाई, और दिस इज़ द एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस, और इसको बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, 45 डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये CBSE में इसका अलग से मार्क्स होते हैं। तो 45 डिग्री लाइन हमने इसको कंसिडर कर लिया, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को डायरेक्ट उन्होंने 45 डिग्री लाइन एज्यूम किया, कोई डेरिवेशन कुछ वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि आप तो इस एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री लाइन, तो इसलिए 45 डिग्री लिखना ज़रूरी है। अब इसका आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इसकी इम्प्लीकेशन भी। तो आई होप ये स्केड्यूल डायग्राम बन गया। अब हम इसको पूरा प्रॉपर नोट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ये एग्रीगेट सप्लाई की हमने बात की थी।
तो ये कंपोनेंट हो गया था। अब इसमें एक 1 मार्क्स क्या आ सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल, तो वो जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल को हम क्या बोलेंगे, द टेबल विच शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो वही हम डेफिनेशन बना सकते हैं 1 मार्क्स में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो इट इज़ द टेबल विच शोइंग द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन सेविंग कोरेस्पोंडिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको सिखाई दिया है ये पूरा स्केड्यूल। देन उसके बाद हमने ये डायग्राम भी बना लिया, पूरा स्केड्यूल डायग्राम 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन हमने बनाई दी। देन अब इसका एक्सप्लेनेशन, तो अब जो एक्सप्लेनेशन है, और अगर एक 1 मार्क्स में ये आता है कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो अब आप बोलोगे जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल, तो ऐसे भी 1 मार्क्स में बोल सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन को एएस कर्व इज़ इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 45 डिग्री लाइन है, तो इस लाइन के जो हम बात करें कि इस लाइन के जो ये एरिया है, इस लाइन का जो ये वाला जो एरिया है और जो ये वाला एरिया है वो दोनों क्या है, सेम है, इक्वी डिस्टेंस है, इम्प्लाइंग दैट द टोटल आउटपुट इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसका मतलब इधर हम इनकम ले रहे हैं तो ये इनकम और ये आउटपुट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस लाइन है, 40 डिग्री लाइन है, तो ये क्या बताती है, ये बताती है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, the identity between the Y and AS shows that the producer in the economy are ready to supply or sell that they wish to produce and this is because the excess capacity। अभी excess capacity क्या होती है, बेसिकली जो केन्स थे वो डेवलपिंग कंट्रीज से थे, और डेवलप कंट्रीज में बेसिकली क्या था, वहाँ हमेशा डिमांड की प्रॉब्लम होती है और प्रोडक्शन की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन तो क्या है, एक्सेस है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, और इसी वजह से एग्रीगेट जो सप्लाई है वो 45 डिग्री लाइन हम अज्यूम करते हैं कि ये 45 डिग्री लाइन होती है। तो इसका मतलब यही होता है कि 45 डिग्री लाइन मतलब कि जो क्या करेगी, will adjust the aggregate demand, as aggregate demand supply automatically will adjust it, मतलब there is no problem of supply, ओनली द डिमांड साइड उन्होंने फोकस किया। तो इस वजह से ये एक्सेस, क्योंकि वहाँ एक्सेस कैपेसिटी तो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी वजह से क्या होगा कि प्राइस का रोल खत्म हो जाएगा, क्या कि जैसे ही हम क्या करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उसको एडजस्ट, तो फिर प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ प्राइस का कोई रोल नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के साथ ही डिस्कस किया, और प्राइस हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, बिकॉज एक्सेस सप्लाई है इसलिए प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ ये पूरा एग्रीगेट सप्लाई हमने कवर कर लिया। तो एग्रीगेट सप्लाई में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने मीनिंग कवर किया, उसके बाद में उसके कॉम्पोनेंट कवर किए, फिर उसके बाद में उसका स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन।